मुझे महसूस हो रहा है कि कोठी में कुछ अफराद मौजूद हैं। कैप्टन विजय, एक आदमी ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन बेहोश पड़े होंगे और हमने बस इतना ही करना है कि अंदर बेहोश पड़े अफराद के जिस्मों में गोलियां उतार देनी है। दूसरे ने जवाब दिया। वो इत्मीनान से चलते हुए बरामदे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। अब उनका मुहतात अंदाज खत्म हो गया था। इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और फिर जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर उसने इस करो इन पांचों की तरफ किया और दूसरे लम्हे फायरिंग की आवाज़ों से माहौल गूंज उठा। इसके साथ ही वो पांचों चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे और तड़पने लगे। इमरान ने दूसरा राउंड फायर किया और उसमें से 4 अफराद तो यकलहत फड़क कर साकत हो गए, जबकि एक जिसकी टांगों में गोलियां लगी थी वो बेख्तियार उठने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा था। यहाँ पुलिस ना पहुंच जाए, जूलिया ने कहा। ये लो एंटी गैस कब में कैप्टन शकील बेहोश पड़ा हुआ होगा, उसे होश में लेकर आओ। मैंने एक आदमी को जख्मी किया हुआ है, उसे पूछगिछ करना होगी। इमरान ने जेब से एक बोतल निकालकर सफदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कहा है कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस ना आ जाए, जूलिया ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इस कोठी के अलावा हमारे पास फौरी तौर पर कोई जगह नहीं है और ये पांचों अफराद तरबियत याफ्ता थे, इसीलिए अगर उन्हें अचानक और फौरी गोलियां ना मारी जाती तो ये हमारे लिए मसला बन सकते थे। इसीलिए अगर पुलिस आई तो उससे भी निपट लिया जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। तुम इससे पूछगिछ करो, मैं और जूलिया यहाँ पुलिस को संभाल लेंगे, तनवीर ने कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। जख्मी आदमी उस वक्त तक बेहोश हो चुका था। इमरान ने झुककर उसे उठाया और फिर वो इससे उठाए हुए इस कमरे में आ गया जहाँ कैप्टन गुप्ता और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई थी। उसने एक कुर्सी पर इसे डालकर एक तरफ पड़ी हुई रस्सी का बंडल उठाया और जख्मी को रस्सी से बांध दिया। जख्मी का खून तेजी से बह रहा था, लेकिन यहाँ चूंकि कोई मेडिकल बॉक्स मौजूद नहीं था, इसलिए इमरान खून रोकने से कासिर था। इसलिए वो सारा काम जल्द से जल्द निपटा रहा था ताकि उसके मरने से कबल उससे चंद बातें कर ले। रस्सी से बांधने के बाद उसने इसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसान नमूदार होने शुरू हो गए तो उसने हाथ हटा दिया और फिर जेब से खंजर निकाल लिया। चंद लम्हों बाद जैसे ही इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोली तो इमरान का बाजू घूम गया और कमरा हल्की सी चीख से गूंज उठा। इमरान का बाजू दोबारा घूमा और एक बार फिर कमरा चीख से गूंज उठा। इस आदमी की हालत बेहद खराब थी। इमरान ने उसकी पेशानी पर खंजर का दस्ता मारा तो इस आदमी की हालत मजीद खराब होती चली गई। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। कैप्टन कैप्टन विजय, कैप्टन विजय, इस आदमी ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा। किसके साथ तुम्हारा ताल्लुक है, इमरान ने पूछा। काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल के साथ, कैप्टन विजय ने जवाब दिया। फिर इमरान के मुसलसल और बेदरपे सवालों के जवाब में अपनी हलाकत तक उसने जो जवाब दिए उसे इमरान इस नतीजे पर पहुंच गया कि गोल्डन स्टेट क्लब के असिस्टेंट मैनेजर माधुलाल के बारे में ये लोग पहले से जानते थे, इसीलिए उसकी निगरानी करते हुए दोनों ग्रुप यहाँ तक पहुँच गए और इसके साथ ही वो समझ गया कि सदर काफिरिस्तान ने खसूसी ड्रामा रचाकर उन्हें जोरगान से यहाँ और ओहिल जाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अभी ये बात कंफर्म ना हो सकी थी और इमरान बहरहाल कंफर्मेशन किए बगैर कोई हतमी फैसला न कर सकता था। चुनाचे वो कुछ सोचकर इस कमरे में आया जहाँ फ़ोन मौजूद था। उसने रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी से दारुल हुकूमत का नंबर मालूम करके उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, नाटरान बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही काफिरिस्तान में बकीशिया सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम्हारा फ़ोन महफूज है? और सुनो, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं, इमरान ने अपने असर लहजे और आवाज़ में कहा। ओ आप, एक मिनट, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। ये सर, फ़ोन महफूज है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कहा गया। क्या प्रेसिडेंट हाउस में तुम्हारा कोई ऐसा आदमी है जो वहाँ के शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, जो प्रेसिडेंट हाउस से की जाने वाली और सुनी जाने वाली फ़ोन कॉल्स और ट्रांसमीटर कॉल्स का रिकॉर्ड रखता हो? इमरान ने कहा। यस सर, लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ एक हफ्ता रखा जाता है, इसके बाद वॉश कर दिया जाता है, नाटरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ, तुम वहाँ से मालूम करके मुझे बताओ। ये इंतहाई अहम और फौरी मामला है, इमरान ने कहा। और फिर उसने जोरगान लॉन्चिंग पैड और रोहिल लॉन्चिंग पैड दोनों के बारे में बताते हुए उसे तफसील से समझा दिया कि वो क्या मालूम करना चाहता है। मैं आपको कहाँ कॉल करूँ, नाटरान ने कहा। रोहिल में गोल्डन स्टिक क्लब के असिस्टेंट मैनेजर माधुलाल को मेरा हवाला देकर सिर्फ इन दोनों जगहों में से एक के बारे में बता देना, फिर मैं खुद ही तुमसे रब्ता कर लूँगा। तुम्हें मालूम तो होगा कि माधुलाल तुम्हारा ही आदमी है, इमरान ने कहा। यस सर, ओके, नाटरान ने जवाब दिया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। डॉक्टर मोलचंद अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुतालिया में मसरूफ था कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उन्होंने चौंक कर पहले इंटरकॉम की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस डॉक्टर मोलचंद ने कहा। डॉक्टर गोपाल बोल रहा हूँ सर, दूसरी तरफ से उनके नायब डॉक्टर गोपाल की महसूस आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, जो आपने कॉल की है, कोई गड़बड़? डॉक्टर मोलचंद ने चौंक कर पूछा। डॉक्टर साहब, अगर आपने मिशन मुकम्मल करना है तो इन फौजियों से हमारी जान छुड़वाएं, वरना ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। दूसरी तरफ से डॉक्टर गोपाल की गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी। ओ क्या हुआ, क्या इन लोगों ने फिर मुदाखलत की है? डॉक्टर मोलचंद ने होंठ चबाते हुए कहा। अब तो मामला हद से गुजर चुका है डॉक्टर, इन लोगों ने शराब पीकर बड़ी हड़बोंग मचा रखी है और इंतहाई हसास एरिया में वो इस तरह उछल कूद कर रही हैं जैसे यहाँ असास हालात की बजाय झाड़ियाँ और दरख्त हों। और आपको मालूम है कि जब से ये लोग आए हैं, डॉक्टर कांत और डॉक्टर सावित्री दोनों ही इनके साथ शामिल हो गई हैं, डॉक्टर गोपाल ने जवाब देते हुए कहा। मैं खुद उनसे तंग आ चुका हूँ डॉक्टर गोपाल, लेकिन उन्हें सदर साहब ने भेजा है और अगर मैं उन्हें कहूँ तो वो कभी वापस नहीं जाएंगे। उन्हें हमसे ज़्यादा सिक्योरिटी की फ़िक्र है, डॉक्टर मोलचंद ने कहा। सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, हम यहाँ हर तरह से महफूज हैं, असल काम मिशन की तकमील है, डॉक्टर गोपाल ने गुस्सीले लहजे में कहा।
ओके, मैं कुछ करता हूँ, डॉक्टर मूलचंद ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो खुद इन 10 फौजियों से बेहद तंग था। ये लोग चूंकि सारा दिन फारिग रहते थे, इसलिए वो सिर्फ उकताहट दूर करने के लिए शराब पीने और उछलने कूदने में लग जाया करते थे। यहाँ की फीमेल डॉक्टर्स को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था, लेकिन अब डॉक्टर गोपाल का लहजा बता रहा था कि वो वाकई इन लोगों से तंग आ चुका है। डॉक्टर मूलचंद ने फ़ोन किया, रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। यस मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता होते ही एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर गयान चंद बोल रहा हूँ, सदर साहब से बात कराएं। डॉक्टर मूलचंद ने सदर की हदायत के मुताबिक अपना नाम तब्दील करके लेते हुए कहा। ये हुक्म सदर साहब का था ताकि जाली कॉलों से बचा जा सके। होल्ड करे। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो। चंद लम्हों बाद सदर की भारी आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर गयान चंद बोल रहा हूँ, जोरगान लॉन्चिंग पैड से। डॉक्टर मूलचंद ने कहा। कोई खास बात डॉक्टर साहब? सदर ने नर्म लहजे में कहा, सर अपने सिक्योरिटी की गर्ज से जो 10 अफराद लॉन्चिंग पैड के अंदर भिजवाए थे, उनकी वजह से काम रुक गया है और तमाम साइंसदान बेहद परेशान हैं और उनमें गुस्सा बढ़ रहा है। डॉक्टर मूलचंद ने कहा। क्या मतलब, क्या हुआ है? सदर ने हैरत भरे लहजे में कहा और डॉक्टर मूलचंद ने तफसील से सिक्योरिटी अफराद की हरकतों के बारे में बताना शुरू कर दिया। चूँकि वो खुद भी उनसे तंग था, इसीलिए उसने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर इस बारे में बता दिया। ओह वेरी बैड, आपने उन्हें मना नहीं किया? सदर ने उसीले लहजे में कहा। मैंने किया, सब ने मना किया है सर, लेकिन वो फौजी हैं, साइंसदान नहीं है और यहाँ जो कि उनका कोई काम भी नहीं है, इसीलिए वो कुछ देर तो बाज आते हैं लेकिन फिर खुल जाते हैं। हमें बताएं अब क्या करें? आप प्लीज़ उन्हें यहाँ से बाहर भिजवा दें ताकि हम सुकून से काम कर सकें, वरना काम बंद भी हो सकता है। डॉक्टर मूलचंद ने कहा। काम क्यों बंद हो सकता है? क्या मतलब? सदर ने और ज़्यादा गसीले लहजे में कहा। जनाब, हमारा काम इंतहाई हसास है और हमें मुकम्मल अपने काम में गर्क होकर काम करना पड़ता है। मामूली सी कोताही से मामला खराब भी हो सकता है और इन लोगों की वजह से हमें ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा। डॉक्टर मूलचंद ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। वैसे भी अब इन लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमारा प्लान कामयाब हो गया है और ये लोग अब अरोहिल पहुँच चुके हैं। मैं इन कमांडोज को वापस मंगवाता हूँ, सदर ने कहा। बेहद शुक्रिया जनाब, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ये काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर मूलचंद ने इत्मीनान भरा सांस लेते हुए कहा। मैं भी कर्नल कमांडर से कहता हूँ वो सारी कार्रवाई करेंगे क्योंकि वही वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, सदर ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डॉक्टर मूलचंद ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस डॉक्टर बोल रहा हूँ। डॉक्टर मूलचंद ने खास तौर पर अपना नाम ना लिया था, बल्कि सिर्फ डॉक्टर कहा था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि फ़ोन किसका है और उसने मूलचंद नाम लेना है या गयान चंद। कर्नल कमांडर बोल रहा हूँ जनाब, सिक्योरिटी चीफ। दूसरी तरफ से कर्नल कमांडर की कदरे मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्यों कॉल की है? डॉक्टर मूलचंद ने कहा। जनाब, अंदर जो सिक्योरिटी के अफराद हैं उनके इंचार्ज गणेश से मेरी बात कराएं, कर्नल कमांडर ने कहा। ओके, होल्ड करिए, मैं बुलाता हूँ उसे। डॉक्टर मूलचंद ने कहा। वो समझ गया कि सदर साहब ने इन फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म कर्नल कमांडर को दे दिया है। डॉक्टर ने रिसीवर एक तरफ रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस कर दिए। ये सर, उनकी फ़ोन सिक्योरिटी की मतबाना आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी इंचार्ज गणेश को फ़ौरन मेरे ऑफिस भेजो, उसकी कॉल है। सिक्योरिटी चीफ की तरफ से डॉक्टर मूलचंद ने कहा। ये सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही डॉक्टर मूलचंद ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक गणेश अंदर दाखिल हुआ। उसने डॉक्टर मूलचंद को सलाम किया। तुम्हारी कॉल है। डॉक्टर मूलचंद ने रिसीवर उठाकर गणेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा और इसके साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस सर, गणेश बोल रहा हूँ। गणेश ने रिसीवर लेकर ऊंची आवाज़ में कहा। कर्नल कमांडर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल कमांडर की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, हुक्म सर, गणेश ने कहा। सदर साहब ने अभी हुक्म दिया है कि आप अपने आदमियों समेत लेबॉर्ट्री से चले जाएं, बल्कि उन्होंने लेबॉर्ट्री में मौजूद फौजी दस्ते भी वापस कॉल कर लिए हैं क्योंकि अब यहाँ इतनी बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रही। तुम अपने साथियों को तैयार करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी छावनी भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, कर्नल कमांडर ने तहकुमाना लहजे में कहा। यह सर, हुक्म की तामील होगी सर, गणेश ने जवाब देते हुए कहा। रिसीवर डॉक्टर साहब को दें, कर्नल कमांडर ने कहा। ये लीजिए सर, गणेश ने रिसीवर डॉक्टर मूलचंद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस डॉक्टर मूलचंद बोल रहा हूँ। डॉक्टर मूलचंद ने कहा। जनाब, दरमियानी रास्ता खोलकर गणेश और उसके साथियों को मेरे पास भिजवा दे, कर्नल कमांडर ने कहा। अच्छा, वैसे क्या वाकई पहाड़ियों में मौजूद फौजी दस्तों को भी सदर साहब ने वापस कॉल कर लिया है? डॉक्टर मूलचंद ने कहा। यस सर, क्योंकि ये इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तानी एजेंट अरूहल पहुँच चुके हैं और अब वो वहाँ कार्रवाई करते फिरेंगे और वहाँ के इंतजाम ऐसे हैं कि ये लोग वहाँ कामयाब ही नहीं हो सकते। फिर अरोहिल में मिलिट्री इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस ग्रुप्स भी वापस पहुँच चुके हैं, इसलिए अव्वल तो पाकिस्तानी एजेंट्स वहाँ हलाक कर दी जाएंगे, दूसरी सूरत में वो वहाँ उलझे रहेंगे और यहाँ मिशन मुकम्मल हो जाएगा। कर्नल कमांडर ने जवाब दिया। हाँ, अब थोड़े दिन रह गए हैं मिशन मुकम्मल होने में, डॉक्टर मूलचंद ने कहा। और इसके साथ ही रिसीवर रखकर वो गणेश से मुखातिब हो गए जो उन्हें रिसीवर देखकर वहाँ खड़ा था। तुम अपने साथी और सामान लेकर गेट पर पहुंचो, मैं रास्ता खोलने खुद वहाँ पहुंच जाऊंगा, डॉक्टर मूलचंद ने कहा। यस सर, गणेश ने जवाब दिया और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शागल अरोहिल सेंटर में अपने ऑफिस में बैठा बड़े बेचैन से अंदाज में पहलू बदल रहा था क्योंकि कैप्टन विजय की तरफ से काफ़ी वक्त गुजर जाने के बावजूद कोई इत्तला नहीं आई थी, जबकि उसे रिपोर्ट मिल चुकी थी कि सेंटर का इंचार्ज कैप्टन शर्मा भी उसके साथ गया है। उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। यह सर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ये कहाँ मर गए हैं दोनों? शागल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। कौन सर? दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया। ये कैप्टन विजय और कैप्टन शर्मा, शागल ने पहले जैसे अंदाज में कहा।
मैं कैप्टन शर्मा के असिस्टेंट कैप्टन लक्ष्मण से मालूम करता हूँ जनाब। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया, मालूम करके मुझे बताओ। फ़ौरन जल्दी शागल ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया और फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन घंटी की बजने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने तेज़ लहजे में कहा। जनाब, कैप्टन लक्ष्मण ने बताया है कि कैप्टन शर्मा को यहीं बैठे इत्तला मिल गई थी कि पाकिस्तानी एजेंट स्प्रिंग रोड की कोठी नंबर 31 में मौजूद है और मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक ग्रुप भी उनके ताकुब में अंदर गया है। ये रिपोर्ट मिलते ही वो यहाँ से चले गए, फिर उनकी कॉल नहीं आई। दूसरी तरफ से कहा गया, लक्ष्मण से मेरी बात कराओ, शागल ने होंठ चबाते हुए कहा। यह सर। दूसरी तरफ से कहा गया, सर मैं कैप्टन लक्ष्मण बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मोदबाना था। आप फ़ौरन इस कोठी में जाकर मालूमात हासिल करें और फिर वहाँ से मुझे कॉल करें और अगर कैप्टन शर्मा और कैप्टन विजय वहाँ मौजूद हों तो मेरी उनसे बात कराएं, अभी जाएं इसी वक्त, शागल ने तेज़ लहजे में कहा। यह सर। दूसरी तरफ से कहा गया और शागल ने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, इंतहाई गैर जिम्मेदार लोग इकट्ठे हो गए हैं सीक्रेट सर्विस में। नॉनसेंस, शागल ने उसीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो शागल ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से रिसीवर उठा लिया। यह शागल ने तेज़ लहजे में कहा। कैप्टन लक्ष्मण बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से कैप्टन लक्ष्मण की मतूहिश सी आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है, कहाँ है वो कैप्टन शर्मा और कैप्टन विजय? शागल ने तेज़ लहजे में कहा। जनाब, उन्हें हलाक कर दिया गया है। उनके साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन गुप्ता और उनके साथियों की लाशें भी यहाँ मौजूद हैं, कैप्टन लक्ष्मण ने कहा। तो शागल को यूँ महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग मुंजमद होकर रह गया हो। हेलो सर, कैप्टन लक्ष्मण ने खामोशी को महसूस करते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? नॉनसेंस, ये कैसे मुमकिन है? शागल ने यकलहत फट पड़ने वाले लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ सर, आप खुद तशरीफ़ लाकर देख लें सर। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको, शागल ने चीखते हुए लहजे में कहा। फिर उसने ग्राडल दबाकर 2 बटन प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल विष्णु जहाँ भी हों उनसे मेरी बात कराओ। फौरी सुन लिया तुमने? मैंने फौरी कहा है और इसका मतलब भी यही है, शागल ने तेज़ और चीखते हुए लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया और शागल ने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। ये शैतान पाकिस्तानी एजेंट, न जाने ये किस मिट्टी के बने हैं, कोई हरबा इन पर कामयाब नहीं होता, न जाने ये कैसे लोग हैं, शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसकी बड़बड़ाहट इस वक्त तक जारी रही जब तक फ़ोन की घंटी ना बज उठी। यस, शागल ने रिसीवर उठाते हुए कहा। कर्नल विष्णु साहब लाइन पर हैं जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, शागल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफ्रिस्तान सीक्रेट सर्विस। शागल ने इस मौके पर भी अपने आदत के मुताबिक पूरा नाम और खिताब बताते हुए कहा। कर्नल विष्णु बोल रहा हूँ, फरमाइए। दूसरी तरफ से कदरे स्पॉट लहजे में कहा गया। आपको मतहत कैप्टन गुप्ता कहाँ है कर्नल साहब? शागल ने तेज़ लहजे में पूछा। कैप्टन गुप्ता? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कर्नल विष्णु ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि यहाँ अरूहिल में स्प्रिंग रोड की कोठी नंबर 31 में उसकी और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई मिली हैं। शागल ने कहा। लाशें? ओ वेरी बैड, वो तो पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ काम कर रहा था, कर्नल विष्णु ने कहा। इसलिए वो मारा गया और उनकी वजह से सीक्रेट सर्विस के आदमी भी हलाक हो गए हैं। अब बराए मेहरबानी आइंदा मेरे मामले में मुदाखलत ना करें, ये हमारा काम है, आपका काम लॉन्चिंग पैड की हिफाजत है और बस, शागल ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रखकर वोट खड़ा हुआ ताकि स्प्रिंग रोड पर जाकर कैप्टन विजय और कैप्टन शर्मा और उसके साथियों की लाशें देख सके। लेकिन उसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और शागल ने रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने खड़े खड़े कहा। कैप्टन लक्ष्मण की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया। यस कराओ बात, शागल ने कहा। सर, मैं कैप्टन लक्ष्मण बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कैप्टन लक्ष्मण की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ है? शागल ने तेज़ लहजे में कहा। जनाब, यहाँ पुलिस पहुंच चुकी है क्योंकि मेरे पहुंचते ही पहले यहाँ किसी के आदमी ने लाशों के बारे में इल्म हो चुका था। उसने पुलिस को इत्तला दे दी। मैंने पुलिस को बताया कि आप तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन वो ज़रूरी कार्रवाई के लिए लाशें ले गए हैं जनाब। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? लक्ष्मण ने जवाब देते हुए कहा। ले गए हैं तो ठीक है, तुम भी वापस आ जाओ। अब इन पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करने के लिए मुझे कुछ और करना होगा, शागल ने कहा और इसके साथ उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। फिर वो काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहा कि पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जा सके। फिर अचानक चौंक पड़ा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ये लोग लामहला लॉन्चिंग पैड पर पहुंचेंगे, इसलिए मुझे वहां होना चाहिए, ये वहीं काबू में आ सकते हैं, शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने नंबर प्रेस कर दिए। ये सर। दूसरी तरफ से उसके फ़ोन सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। अरोहिल लॉन्चिंग पैड के इंचार्ज डॉक्टर भगत राम से मेरी बात कराओ, शागल ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने तेज़ लहजे में कहा। डॉक्टर भगत राम साहब से बात कीजिए। फ़ोन सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा। शागल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफ्रिस्तान सीक्रेट सर्विस, शागल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जी फरमाइए, मैं डॉक्टर भगत राम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी एजेंट आपके लॉन्चिंग पैड को तबाह करने के लिए यहाँ अरूहिल पहुँच चुके हैं और उन्होंने यहाँ के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक ग्रुप को भी हलाक कर दिया है और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस ग्रुप की वजह से सीक्रेट सर्विस का भी एक ग्रुप उनके हाथों हलाक हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा है कि इन लोगों से लॉन्चिंग पैड के बाहर ही दो हाथ किए जाएं, शागल ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। लेकिन यहाँ तो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम पहले ही मौजूद है, डॉक्टर भगत राम ने जवाब देते हुए कहा। मेरा आपकी सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं लॉन्चिंग पैड के बाहर एक हिफाजती हिसार कायम करना चाहता हूँ, शागल ने कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? डॉक्टर भगत राम ने जवाब देते हुए कहा। आप मुझे बताएं कि आपका लॉन्चिंग पैड कहाँ है? शागल ने कहा। क्रूशो नामी पहाड़ी के नीचे, आप किसी तरफ से भी इस पहाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया।
ओके शुक्रिया, शागल ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रैडल रख दिया। फिर फ़ोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए ताकि हेडक्वार्टर से 10-12 आदमी वो खुद साथ ले जाकर क्रूशी पहाड़ी के गिर्द हिसार कायम कर सके।